अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ये क्या? अस्सलाम वालेकुम। काशिफ, राहुल आवाज़ आ रही है वजाहत? यस सर, आ और रही है बस। दैट्स गुड, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा मसला ये है कि इसका मतलब है कि नेट का बड़ा सीरियस इशू था। हम अल्लाह आपके मुल्क के हालात बेहतर करे, हमारे मुल्क के, मेरे मुल्क के। आमीन। सुनाई कैसे चल रहा है? मैंने असल में सेकंड लास्ट क्लास में रिदम बहाल करने की कोशिश की थी। तमाम चीज़ें, तमाम कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न की समरी बताई थी और अनफॉर्चुनेटली फिर एक क्लास का गैप आ गया। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? क्वालिफाइंग ग्रुप का पढ़ाया था सर। हाँ जी, क्वालिफाइंग ग्रुप, जल्दी से बताएं क्या होता है। सर अगर एक कंपनी है, उसकी किसी और कंपनी में 75% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, या हम्म। कोई थर्ड कंपनी है, उसकी दोनों कंपनीज में 75% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग ठीक है, है। तो वो उनको मिला के तीनों को क्वालिफाइंग ग्रुप में काउंट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? क्वालिफाइंग ग्रुप की इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं? सर उसमें जो उसकी कैपिटल गेन वगैरह है, उस पे उसको रिलीफ मिलता है अगर प्रॉपर्टी वगैरह उसको सेल करता है अपनी कंपनी को, तो भाई उस लेकिन पे। ये याद रखिएगा कि ये रिलीफ ऑटोमेटिक नहीं होता। आप यस इलेक्ट कर बिल्कुल। सकते हैं उस रिलीफ के लिए। ठीक ऑप्ट है। करना पड़ता है बिल्कुल। ठीक है। और वो आपने देखा था कि हम कहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं, इन लास्ट क्लास। ठीक है। जी सर। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है इधर तक? सर वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होल्डिंग का बता दें। ओह, थैंक यू। बाकी किधर है साहब? ओके, स्क्रीन शो हो रही है। इन्होंने पूछा डायरेक्ट होल्डिंग और इनडायरेक्ट होल्डिंग का बता दें।
अस्सलाम वालेकुम अबू बकर, आवाज़ क्लियर है अब? यस सर, हेलो। आवाज़ क्लियर है। सो ये यस सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, सो ये डायरेक्ट होल्डिंग और इनडायरेक्ट पे इन्होंने क्वेश्चन था कि डायरेक्ट होल्डिंग और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस सर है। आवाज़ आ रही है, मुझे मेरा माइक डायरेक्ट में होल्डिंग डायरेक्ट म्यूट हो। होल्डिंग इज सिंपल कि कंपनी ए कंपनी बी में 75% होल्ड करती है शेयर। अच्छा, अब एक और कंडीशन देखें। कंपनी ए 100% शेयर रखती है कंपनी बी के, और कंपनी सी के 75% शेयर रखता है। क्या इस केस में कंपनी ए का कंपनी सी पे 75% कंट्रोल है? क्वेश्चन, एनीवन अदर देन राहुल? राहुल किधर गए? राहुल दीवानी। यस सर। इसमें क्या कंपनी ए कंपनी सी को कंट्रोल कर रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? इनडायरेक्ट होल्डिंग होगी ना सर, ये शायद। ये दिस इज इनडायरेक्ट होल्डिंग। कंपनी ए का कंपनी सी पे कितना कंट्रोल है? अच्छा, 75। एक और कंडीशन। कंपनी ए कंपनी बी में 50% कंट्रोल रखती है, और कंपनी बी कंपनी सी में 100% कंट्रोल रखती है। अब मुझे बताएं कंपनी ए कंपनी सी में कितना कंट्रोल रखती है? 50%। 50%। कैसे निकला? कंपनी ए का कंपनी बी में 50 है ना, तो बी का सी में से 100 है। ठीक है, यानी अगर कंपनी बी के टोटल 10 डायरेक्टर हैं, कंपनी ए ने उसमें से 5 डायरेक्टर चेंज चूज करने की सलाहियत है। अब होगा ये कि जब कंपनी बी के 10 डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, तो कंपनी बी के 10 डायरेक्टर्स के पास ये इख्तियार है कि वो कंपनी सी के तमाम डायरेक्टर कर सकते हैं इलेक्ट। तो कंपनी ए कंपनी सी को कितना होल्ड करती है? देखें, कंपनी बी होल्ड करती है कंपनी सी को 100%, कंपनी ए कंपनी बी को होल्ड करती है 50%। कितना कंट्रोल आगे फॉरवर्ड गया? 50%। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कंपनी ए 50% शेयर रखती है। अच्छा, मुझे ये बताएं इसमें कि क्या कंपनी ए कंपनी बी कंपनी सी कहीं पे क्वालिफाइंग ग्रुप बनने का चांस है? कंपनी ए के साथ किसी का भी क्वालिफाइंग ग्रुप बनने का चांस है? नहीं सर। नहीं है। ठीक है, क्या कंपनी ए और कंपनी सी का बन सकता है? नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। अच्छा, अब देखें, कंपनी ए कंपनी डी में 50% शेयर रखती है, जबकि कंपनी डी कंपनी सी में 100% शेयर रखती है। ये दोनों एक ही कंपनी के मैंने आपको एग्जांपल दे दी। कंपनी ए है, वो कंपनी बी में भी 50% शेयर रख के बैठी है, और कंपनी डी में भी 50% शेयर करके रख के बैठी है। अच्छा, ये 100% और रख ही नहीं सकती हैं दो कंपनी रुके हैं। थोड़ा सा हम सिनेरियो चेंज करते हैं, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कंपनी बी भी कंपनी सी को पूरे शेयर रखती है और कंपनी डी। अच्छा, ऐसा करते हैं, ये इसके शेयर रखता है से 50%। अब मुझे बताएं पहले वाले सिनेरियो को लेके कि अगर कंपनी ए कंपनी बी के 50% शेयर रखती है और कंपनी बी कंपनी सी के 50% शेयर रखती है, तो कंपनी ए का कंपनी सी में कितना इंटरेस्ट है? पहले वाली एग्जांपल हाईलाइटेड 25। पोर्शन। 25। 25%। 25%। ठीक है, ये सबको समझ आ गया कि 25% कैसे होगा? सिंपली अगर आपने आसान करना हो, ये मल्टीप्लाई कर दिया करें। ठीक है, बाकी जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाले हैं वो उसको बड़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, पहली कंडीशन तो बड़ी क्लियर हो गई। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। कंपनी ए कंपनी सी
कंपनी डी के 80% शेयर रखती है अपने पास, जबकि कंपनी डी कंपनी सी के कैसे 100%, कंपनी ए कंपनी डी के 100% शेयर रखती है, और कंपनी डी कंपनी सी के बाकी बच जाने वाले 50% शेयर रखती है। अब मुझे बताएं कंपनी ए का कंपनी सी में कितना इंटरेस्ट हुआ? ठीक है, इस पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई बात ना समझ आई हो? सर कंपनी ए फर्स्ट वाला जो आपने बताया 75% वाला वो रिपीट कर दें। कंपनी ए 100% और 75% जो सी में आ रहा है वो कंपनी ए में कैसे डिवाइड होगा? पहले वाली की बात करेंगे तो पहले राइट, जिसे मैंने अभी हाईलाइट किया है, राइट? यस सर। अच्छा देखें, आप के पास, आप फर्ज करें कंपनियां हैं, आपके पास ये इख्तियार हासिल है कि आप कंपनी बी को के तमाम तरह ऑपरेशन संभाल सकें। कंपनी की बी के जितने भी फैसले हैं वो कौन करेगा? कंपनी ए करेगी, आप करेंगे। कंपनी बी के पास क्या इख्तियार आते हैं? वो कंपनी सी के 75% फैसले कर सकती है, या उसके फैसलों में 75% वोट डाल सकती है। आप कितने वोट होंगे? 5% ही होंगे। 75% होंगे, ठीक है, क्लियर? 100% शेयर होते हैं। सर एक क्वेश्चन था। जी सर आवाज आ रही? जी जी। अच्छा सर, ये अभी जो है ना क्वालिफाइंग ग्रुप के हवाले से अगर देखा जाए तो जब तक 75% नहीं है हमारे पास शेयर होल्डिंग, तब तक हम उसके जो भी बेनिफिट्स है वो अवेल नहीं कर सकते। तो ठीक अभी है, ये जो 50% की अब हम या 25% वाली बात कर रहे हैं, इसकी सर क्या टैक्स की इम्प्लीकेशंस हैं? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों सिनेरियो को इकट्ठा कर दें, जो मैंने येलो में हाईलाइट किए हुए हैं, जी सर। ठीक है, इन दोनों सिनेरियो को जरा इकट्ठे कर दें। अच्छा, अब मुझे जरा ये बताएं, पहले सिनेरियो, कंपनी ए कंपनी बी के 50% शेयर रखती है, कंपनी बी कंपनी सी के 50% रखती है। क्या कंपनी ए और कंपनी सी का क्वालिफाइंग ग्रुप बन सकता है? ए और सी का नहीं। नहीं बन सकता। कितना हो गया? 25%। अच्छा, अब अगली एग्जांपल भी ले लें, वो इसी का पार्ट है। कंपनी ए ने कंपनी बी के अलावा एक और कंपनी की 100% शेयर होल्डिंग खरीदी हुई है, वो कंपनी है कंपनी डी, ठीक जी है, और कंपनी डी ने कंपनी सी की 50% खरीदी हुई है। अब मुझे बताएं, इस केस में कंपनी और कंपनी सी का कितना थ्रू डी कितना रोल बन रहा है? 50 25 75 हो जाएगा ना? ठीक है। अच्छा, अब देखें, कंपनी ए कंपनी सी को कंपनी बी के थ्रू भी इन्फ्लुएंस कर रही है, और नीचे वाली एग्जांपल को अगर आप देखें तो कंपनी ए कंपनी डी के थ्रू भी कंपनी सी को इन्फ्लुएंस कर रही है। टोटल इंटरेस्ट कंपनी ए का कंपनी सी में कितना है? 75। 75%। अब मुझे ये बताएं, क्या कंपनी ए और कंपनी सी क्वालिफाइंग ग्रुप बना सकते हैं? करेंटली तो बनता है। बनता है, ठीक है। अच्छा, और मजे की बात यह है कि इसमें जो क्वालिफाइंग ग्रुप बनेगा ना, वो विदाउट कंपनी बी एंड विदाउट कंपनी डी बनेगा। यानी जो आप क्वालिफाइंग ग्रुप बनाएंगे अपना, उसमें कंपनी बी भी नहीं होगी, कंपनी डी भी नहीं होगी, कंपनी ए होगी और कंपनी सी होगी, जी सर। ठीक है फॉर टैक्स पर्पसेस। जी, फॉर टैक्स पर्पसेस। फॉर टैक्स पर्पजेस। यानी फर्क क्या, इससे फर्क क्या पड़ता है क्वालिफाइंग ग्रुप होने से? कि जब कोई एसेट ट्रांसफर किया जाता है तो उस पर कैपिटल गेन वगैरह रियलाइज नहीं किया जाता। ओके, दैट वाज ऑल फॉर क्वालिफाइंग ग्रुप। तो ये सर जो क्वालिफाइंग ग्रुप का इन्होंने क्वालिफिकेशन की, वो बेसिकली अपनी कंपनी ए ने अपनी दो सब्सिडरी कंपनीज जो हैं, कंपनी बी और कंपनी डी के थ्रू सी के अंदर जो है अपना 75% होल्डिंग की है, ऐसे जी ही जी, सर? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। ठीक ठीक है, सर। ये इनटेक होल्डिंग थी। अच्छा, इसके आगे बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग रिलीफ। बिजनेस
सर आवाज नहीं आ रही। जब भी एक शख्स अपने शेयर दूसरे को मुकम्मल तौर पे बेच रहा हो या एक अपने बिजनेस का कंसिडरेबल पार्ट बेच रहा हो, इसमें बिजनेस का एक बड़ा पोर्शन एक फैक्ट्री वगैरह सेल हुई, इसमें आपके पास अगेन ऑप्शन है कि आप चूज करें कि आप इस पे कोई कैपिटल गेन वगैरह नहीं लेना चाहते। मिसाल के तौर पे आपने देखा आपका बिजनेस बड़े लॉसेस में जा रहा था, आपने अपनी फैक्ट्री बेच दी, ठीक है, एक कंपनी ए ने कंपनी बी को अपनी फैक्ट्री बेच दी। अब चूंकि एक पूरे का पूरा बिजनेस सेल हो गया, एक इंडिपेंडेंट पार्ट या बिजनेस का एक कंसिडरेबल सिग्निफिकेंट पोर्शन सेल हो गया, ऐसे केस में कंपनी ए के पास इख्तियार है कि वो कहे कि मैं इस पूरे बिजनेस की सेल के ऊपर कोई कैपिटल एसेट वगैरह, कोई कैपिटल गेन वगैरह नहीं देना चाहती। उसकी वजह यह है कि एक पूरे का पूरा बिजनेस शिफ्ट हो गया कंपनी बी के पास, उस पर जो भी आगे फ्यूचर में इनकम आएगी उस पर टैक्स कंपनी बी देगा, कंपनी बी टैक्स देगी, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? सर ये रिपीट कर दें दोबारा काइंडली। ओके, देखें, अगर राहुल, मैं कंपनी फैजान हूं और आप कंपनी राहुल है, मैं आपको अगर अपना एक फ्रिज बेचूंगा ना, या अपना एक व्हीकल बेचूंगा, एक मशीन बेचूंगा, 1000 dirham की मशीन है मेरे अकाउंट में, मैंने आपको 2000 की बेची, तो ये 1000 dirham पे कोई ना कोई प्रॉफिट या लॉस आएगा, ठीक है, उस पर मुझे टैक्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये लेकिन ये बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग रिलीफ सहूलत दी गई जब कोई बंदा अपना बिजनेस बेच रहा होता है या बिजनेस का कोई बड़ा पोर्शन बेच रहा होता है। बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग नॉर्मली की जाती है जब बहुत ज़्यादा लॉसेज आ रहे हों, ठीक है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो। ऐसी जगहों पे आप जो बिजनेस बेचते हैं ना, उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। बिजनेस का आपने एक सेपरेट एरिया बेच दिया, एक सेपरेट फैक्ट्री बेच दी अपनी, आपने अगर अपना पूरा बिजनेस उठा के बेचा है ना, तो वो आपने उस पर कोई पैसे नहीं कमाए होंगे, आपका पर्पज ये नहीं होगा, ज्यादा चांसेस ये हैं कि पर्पज लॉसेज हो, उसकी वजह से आप रीस्ट्रक्चर कर रहे हो बिजनेस को। अच्छा, बिजनेस की सेल डिफरेंट कैसे है, जब आप एक पूरे बिजनेस को सेल करते हैं या अपने एक सिंपल एसेट को सेल करते हैं, डिफरेंस क्या होता है? जब आप अपने बिजनेस को सेल करते हैं, आपका बिजनेस पूरे का पूरा बिजनेस एज अ होल सेल हुआ, वो पहले मेरे पास था अब राहुल के पास है, या पहले वो राहुल के पास था अब मेरे पास है। जब एक पूरा बिजनेस सेल होता है तो ये जो टैक्सेस है ना, ये पूरे के पूरे उठ के कहीं और चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे पहले आप प्रॉफिट कमा रहे थे तो टैक्स दे रहे थे, अब मैं कमाऊंगा तो टैक्स दूंगा। गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है, उसको वो आपको एक रिलीफ देना चाहती है कि आपने लॉसेज में आके या किसी भी वजह से बिजनेस को रीस्ट्रक्चर किया, पूरे का पूरा बिजनेस बेचा है, तो डेफिनेटली इसका मतलब है आपका बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। अब ये मुनासिब नहीं है कि वो बिजनेस की बुक वैल्यू निकालें कि बिजनेस कितने का बनता था, आपने कितने का आगे बेचा, उस पे भी आपसे टैक्स लाएं। बिजनेस जब भी सेल करेंगे उस पे कोई कैपिटल गेन वगैरह नहीं लगाया जाएगा, ठीक है राहुल? सर इसमें सर वो ग्रुप का तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना? नहीं, इसमें ग्रुप का कॉन्सेप्ट नहीं है। सर इसमें एक क्वेश्चन था जी, कि सर कभी कभी ये होता है कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो लॉस मेकिंग कंपनीज को परचेज कर लेती हैं, तो वो फिर जो उनके लॉसेस हैं फिर अपनी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं और उस कंपनी को ठीक ठाक पेमेंट की जाती है, इसलिए कि ज़ाहिर है वो एक तो उस कंपनी की जो लॉसेस हैं उसको वो एडजस्ट कर लेते हैं और आगे जाके जो अपना परचेजिंग कंपनी है उसको टैक्स भी नहीं देना पड़ता। तो इस पोजीशन में क्या होगा, इसमें भी रिलीफ देंगे हम? इसमें भी रिलीफ देंगे। देखिए, रिलीफ मिल किसको रहा होता है? बिजनेस बेचने वाले को, ठीक है, ठीक है, बाद में तो लेटर ऑन जो भी होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल कंपनी ए, बल्कि सोल प्रोप्राइटर की एग्जांपल लेते हैं, एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहा था, जी 1 मिलियन दिरहम से ज्यादा की उसकी इनकम थी, उसने जी अपना सारा बिजनेस उठा के आपको बेच दिया। जी अब हुआ क्या, उस बंदे ने डी रजिस्टर होना है। ये जो बिजनेस सारे का सारा सेल हुआ है ना,
इस पे अगर बिल फर्ज उसने कोई पैसे लिए हैं, कोई प्रॉफिट कमाया है, जी इस पे से कोई टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि ये आप समझ लें कि एक बंदा दूसरे बंदे में कन्वर्ट हो गया। अब जो नया बंदा जिसके पास ये एसेट गया है, इसकी इनकम पे उसने टैक्स देना शुरू कर दिया। चाहे वो जो सोल प्रोप्राइटर हो उसको ठीक ठाक जो है परचेजिंग कंपनी ने पेमेंट की हो इसके जो लॉसेस हैं उसकी एवज में, लेकिन फिर भी जी जो है इसको हम नहीं करेंगे एज सच, उसको बिल्कुल, इनकम इसकी काउंट वजह ये नहीं कि देखें, करेंगे। वजह सिर्फ ये नहीं है कि लॉसेस में, जनरली स्पीकिंग एक जी इंसान बिजनेस तभी बेचता है जब वो लॉसेस में जा रहा हो, बहुत प्रेशर में हो, ठीक है। जी चलता हुआ बिजनेस बहुत रेयर किसी इमरजेंसी जाता है। जी अब सर जब भी इसमें इसके अलावा, लेकिन इसकी एक और रीजन है, उसकी वजह ये है कि असल में जो हुकूमत का सोर्स ऑफ टैक्स है ना, वो डिस्टर्ब नहीं होता इसमें। एक फैक्ट्री लगी हुई है, पहले कंपनी ए, उसमें से अगर प्रॉफिट आ भी रहा था तो कंपनी ए टैक्स दे रही थी, अब वो वाला एसेट कंपनी बी के पास है, अब वो पूरा बिजनेस कंपनी बी के पास है। लेकिन सर अब जिस तरह एक कंपनी थी वो लॉस सस्टेन कर रही थी, कोई टैक्स नहीं दे रही थी, कंपनी जी बी ने उसको परचेज कर लिया, ऑल्दो कंपनी बी जो है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, लेकिन जाहिर है जब उसने परचेज किया तो लॉसेस भी परचेज हो गए ऑटोमेटिकली। अब वो जो परचेजेस होंगे उनके अगेंस्ट अपना जो एडजस्टमेंट करती जाएगी वो कंपनी, आगे 3-4 साल तक कोई टैक्स नहीं देगी, तो ये गवर्नमेंट का लॉस नहीं है सर? नहीं, आगे कैसे नहीं देगी? अपने प्रॉफिट उसके लॉसेस के अगेंस्ट एडजस्ट कर रही होगी। यस नेट में सर। मिला के देखें तो कोई ऐसा नहीं। अच्छा, वो आप टैक्स एडजस्टमेंट के एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जी सर। जी सर। और वह देखें, जनरली स्पीकिंग कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हर जो बिजनेसमैन होता है, परचेज करने वाला भी, वो भी अपने तमाम इंटरेस्ट देख रहा होता है। हाँ, कुछ जगहों पे इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, सही। राइट। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बिज़नेस सेल किया जाता है तो उसको, उसके प्रॉफ़िट पुराने लॉसेस को एंटरटेन नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन अभी तक ये याद रखें कि जब भी पूरा बिज़नेस या बिज़नेस का एक ख़ास हिस्सा इंडिपेंडेंट पार्ट सेल हुआ, तो आपके जी पास ऑप्शन है कि आप ना करें, कोई कैपिटल गेन पे टैक्स ना दें। सर इसमें तो फिर राइट। इसमें यहाँ पे दो एक दो क्वेश्चन है मेरा। जी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में 4 साल तक मैक्सिमम लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, तो यूएई में कोई डिफरेंट सिनेरियो है इसका या नहीं, नहीं, ये? ताहयात किया जा सकता है, जब तक आपका बिज़नेस चल रहा है आप कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम देखेंगे। सर इसमें तो फिर दो पार्टीज अगर मिलके टैक्स इवेजन के उसमें पर्पस के हिसाब से वो करना चाहें, जैसे परचेजिंग हो गई लॉस मेकिंग कंपनी की, तो वो भी तो कर सकते हैं ना इसमें, अगर वो लॉ टैक्स परमिट इवेजन ना कहें कि हाँ, टैक्स स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। लॉस लॉस एडजस्टमेंट में अगर वो एक स्ट्रेटेजी बनाए कि भाई परचेजिंग करें किसी लॉस मेकिंग एंटिटी की, तो वो तो उनको फायदा होगा ना। अगर लीगल में रहते क्या हुए आप कर सकते हैं तो आप करते हैं, बिल्कुल ठीक है। डेफिनेटली बिजनेस सिर्फ टैक्स बचाने के लिए यूरोप में तो खरीदे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस बहुत हाई हैं। यूएई में अभी तक 9% 9% टैक्स है। यहाँ पे अभी तक का अगर बताऊं कि कभी कोई टैक्स से बचने के लिए बिजनेस नहीं परचेज करेगा, ठीक है। राइट। हाँ, वैसे किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग रिलीफ, ये भी आप इलेक्ट करते हैं कि आप ये ऑप्शन लेना चाहेंगे या नहीं। डेफिनेटली आपको अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप नहीं लेना चाहेंगे, वरना आप अगर लॉस हो रहे हैं तो फिर आप पकड़ के बैठ जाएंगे। फॉरेन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इनकम, फॉरेन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इनकम, हाँ जी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? सबसे पहले ये बताएं। नॉन रेजिडेंट ठीक है, अच्छा, ये बड़ी जो ज़बरदस्त होता बात, है उसका जो बिजनेस होता है। सुनिएगा। अच्छा, एक नॉन रेजिडेंट कंपनी से पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, उसकी यूएई में ब्रांच है, ये क्या होगी? ये पाकिस्तानी कंपनी की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी। अच्छा, इसको जरा ब्रांच अपोजिट कर लें, एक बिल्कुल हम यू टर्न ले लेते हैं कि कंपनी रेजिडेंट कंपनी है, उसकी पाकिस्तान में ब्रांच है, हम उसे क्या कहेंगे? चलें, टैक्सेशन क्या बनेगी एक ऐसी एंटिटी की जो यूएई की रेजिडेंट कंपनी है लेकिन उसकी पाकिस्तान में ब्रांच है या फैक्ट्री है या वेयर हाउस है, कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी टैक्सेशन क्या बनेगी? फॉरेन सोर्स इनकम बन जाएगी ना उसकी उसकी ठीक है। अबीर,
जी सर। और वजाहत। ओके, हाँ जी, बताएं कि ये जो कंपनी, अगर एक कंपनी है रेजिडेंट जी कंपनी, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड यूएई में है, रेजिडेंट कंपनी है, उसकी ब्रांच पाकिस्तान में है, इसकी इनकम पे कौन कौन कहाँ पे टैक्स देगा? सर, अगर यूएई रेजिडेंट है तो फिर वो यूएई में वर्ल्ड वाइड इनकम पे देगी। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान में ब्रांच है उसकी क्या टैक्सेशन होगी? सर वो सिर्फ अपनी ब्रांच पे देगी। अच्छा, क्या इसमें कहीं किसी एंटिटी पे डबल टैक्सेशन का रिस्क है? जी सर, ब्रांच पे डबल टैक्सेशन लग रही है। ब्रांच पे डबल तो ये टैक्सेशन? इंटरनेशनल टेरिटरी आपने बताई थी टैक्सेशन की होती है कंपनीज की, अच्छा, अब उसके देखिए हिसाब से तो फिर मतलब, टैक्स की वर्किंग करेंगे ना। जी मंजूर, वांट टू से एनीथिंग? जी मैं ये कह रहा था कि डबल टैक्सेशन ट्रीटी होगी, और किसी एक जगह पे जहाँ पे मेन हैंडलिंग हो रही है, अगर यूएई में उसकी मेन हैंडलिंग हो रही है, तो पाकिस्तान में टैक्स नहीं देना होगा। अच्छा, अब देखें, अदर देन टैक्स ट्रीटी, अगर हम सिर्फ लॉ की बात करें तो वो आपको एक ऑप्शन देता है इधर, बड़ा बड़ा ज़बरदस्त। फॉरेन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इनकम के लिए अगर आपकी कोई ब्रांच दूसरे मुल्कों में मौजूद है, आपको एक ऑप्शन देता है, आप उस एंटिटी को मुकम्मल तौर पे सेपरेट पर्सन ट्रीट कर लें। जो फॉरेन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है उसको आप अपना हिस्सा मानने से इनकार कर दें कि वो जो ब्रांच पाकिस्तान में है उसका इनकम एक्सपेंडिचर अलग है मुझसे। ये न्यूज़ आपने सारा एक साइंस पढ़ी थी ना कि वर्ल्ड वाइड इनकम के लिए टैक्सेबल है, वो इधर आके आप देखेंगे कितनी आराम से आसानी से ख़त्म हो जाती है कि अब यूएई कंपनी ने सिर्फ यूएई वाली इनकम से टैक्स देना है, जो उसकी ब्रांच है उस पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में आसान हो टैक्स गया लगेगा। सर। आसान हो गया, लेकिन इसकी बड़ी ऐसे ज़बरदस्त कंपनीज एक चीज़ है। लेकिन तो एक चीज़ देखिए बहुत अबू आसान बकर, हो गया, हर कंपनी फिर वहाँ ऑफिस बनाएगी तो। अच्छा लेकिन मुझे एक बात बताएं, फ़र्ज़ करें उनका आपस में हम्म। लेन देन चल रहा है, उनकी कोई सेल परचेज है आपस में, ठीक है। पहले तो वो एक ब्रांच के तौर पे होती थी, उसमें ठीक कोई है। सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं होती थी, लेकिन इसमें पता है क्या फ़र्क पड़ेगा? इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ़र्क ये पड़ेगा हम्म। रिसेट इसमें, वो ये कि जब भी कोई इन दोनों तब का वो आपस सेल्स कंसिडर में, होंगी, एक्सपोर्ट्स उस वो पर रहेगा, जो ट्रांजैक्शन चीज़ें होगी। मेन एंटिटी से निकल के, कंपनी से निकल के ब्रांच पे जाएंगी वो क्या होंगी? वो एक्सपोर्ट होंगी। कोई सेलरीज फर्ज करें, ब्रांच में जो एम्प्लॉई हैं उसकी सैलरी जा रही है फ्रॉम मेन एंटिटी, वो मेन एंटिटी का कंपनी का एक्सपेंस ट्रीट नहीं होगा, इसमें आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन का रूल अप्लाई होगा। हाँ जी, आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन क्या होती है? मार्केट वैल्यू पे ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई बेनिफिट नहीं लेंगे उसमें टैक्स में। कह लें आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन। आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में भी एक टर्म यूज होती है, इसकी इम्प्लीकेशन टैक्सेशन में भी है, इसकी इम्प्लीकेशन इंटरनेशनल टैक्सेशन भी में भी है, कि जब भी अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन हो, जब भी एक ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट पार्टीज के बीच में हो, ठीक है, ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिपेंडेंट पार्टीज से क्या होती हैं? ग्रुप का पार्ट ना अलग अलग। रिलेटेड पार्टीज क्या होती हैं? रिलेटेड पार्टीज, एनीवन? रिलेटेड पार्टी होती है अगर एक ही ऑनर की मल्टीपल कंपनीज हो, तो उनका जो आपस में रिलेशन होता है वो जो है वो रिलेटेड पार्टीज होती सर जिस तो ये, तरह एक अपना सब्सिडरी कंपनी होती है, उसके ऊपर सर होल्डिंग कंपनी होती है, उसके ऊपर उसका इमीडिएट पेरेंट कंपनी होती है, उसके ऊपर अल्टीमेट पेरेंट कंपनी होती है। जिसका सर ये इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो ये जो है कंपनी। एसोसिएटेड कंपनीज होती हैं सर, या रिलेटेड कंपनीज।
रिलेटेड पार्टीज इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो तो फिर जब एक दूसरे में इंटरेस्ट होगा तो रिलेटेड हो जाएंगे। रिलेटेड पार्टीज होती क्या है? रिलेटेड पार्टी एक बड़ा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी डेफिनेशन हर कोई अपने अपने हिसाब से करता रहा है। अगर आपने अकाउंटिंग करनी है, ये वाली बात शायद मैंने पहले की हो या ना की हो, जो IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, कौन है? IAS 23, राइट? IAS 23, जो बच्चे अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो उन्होंने IAS 23 पढ़ा होगा। वो आपको बताता है कि आपने रिलेटेड पार्टीज की अकाउंटिंग कैसे करनी है। अब रिलेटेड पार्टी से क्या मुराद है? अकाउंटिंग IFRS डिफरेंट तौर पे इसको डिफाइन करता है। IAS 24, थैंक यू। IAS 23 कौन सा है? बोरोइंग कॉस्ट है, सॉरी। IAS 24, थैंक यू। देखें, IAS 24 इसे डिफरेंट तौर पे डिफाइन करता है। पाकिस्तान का कंपनी लॉ डिफरेंट तौर पे डिफाइन करता है। पाकिस्तान का इनकम टैक्स डिफरेंट तौर पे डिफाइन करता है। UAE का कॉर्पोरेट टैक्स डिफरेंट तौर पे डिफाइन करता है। होता क्या है, जब भी मार्केट में दो पार्टीज के बीच में कोई लेन देन होता है, वो मार्केट प्राइस पे हो रहा होता है। लेकिन जब एक होल्डिंग कंपनी और एक सब्सिडी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होती है, तो वो मार्केट प्राइस पे नहीं होगी, क्योंकि कंपनी बी किसकी मलकियत है? कंपनी ए की मलकियत है। कंपनी ए ने कंपनी बी को कहा कि भाई बाकी सब से तो हम सामान लाएंगे, तो वो हम खरीदती हैं 1 लाख का, लेकिन आप चूंकि हमारी अपनी है, हमारी मलकियत है, हम आपको 1 लाख के बजाय 2 लाख दिरहम भी दे दें, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके तमाम एसेट तो हमारी मलकियत है। इसके अलावा वैलिटिव बेस में भी ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है। मिसाल के तौर पे, अगर फर्ज करें कि मैं और मेरी वाइफ, एक कंपनी मेरे नाम पे है और एक मेरी वाइफ के नाम पे है, कहने को तो ये दो अलग अलग कंपनी हैं। एक का ऑनर मैं हूं, एक का मेरी वाइफ है। अब जहां पे मैं अगर किसी दूसरी कंपनी से सामान खरीदूंगा तो मैं मे बी वो और प्राइस पे लूं, लेकिन जब मैं अपनी वाइफ की कंपनी से लूंगा तो मैं एक डिफरेंट प्राइस भी देने पे तैयार हूँ। रिलेटेड पार्टी से जो ट्रांजैक्शन हो रही होती है वो मार्केट वैल्यू पे नहीं हो रही होती। UAE के लॉ में मार्केट रिलेटेड पार्टी की क्या डेफिनेशन है, हम इंशाल्लाह अपने आने वाले लेक्चर में देखेंगे। अभी बड़ा बोरिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन एक मैं आपको जनरल बता दूं, होल्डिंग सब्सिडी, जब भी आप 50% से ज़्यादा, 50% UAE में आपने याद रखना है, एक कंपनी ए कंपनी बी के 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड करती है, रिलेटेड पार्टी। अबू बकर कंपनी ए के 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड करता है, रिलेटेड पार्टी। अबू बकर कंपनी ए और कंपनी बी दोनों में 50% से ज़्यादा के शेयर रखता है, ये तीनों रिलेटेड पार्टी बन गए। अगर कंपनी ए अबू बकर की मलकियत है, कंपनी बी इनकी स्पाउस की मलकियत है, ये तमाम रिलेटेड पार्टी हो गए। और रिश्ते की वजह से, ब्लड रिलेशन की वजह से UAE में अप टू 4 लेवल, तवज्जो से सुनिएगा, 4 लेवल तक अबू बकर और अबू बकर के भाई, एक कंपनी अबू बकर की, एक अबू बकर के भाई की, दोनों रिलेटेड पार्टी हैं। एक कंपनी अबू बकर की, एक अबू बकर के फर्स्ट कजन की, दोनों सब रिलेटेड पार्टी हैं। एक है अबू बकर की और एक है अबू बकर के सेकंड कजन की, स्टिल रिलेटेड पार्टी। एक अबू बकर की, एक अबू बकर के थर्ड कजन की, यानी इनके परदादा आपस में भाई रखते थे। परदादा, दादा परदादा, बाप भाई होना, फर्स्ट कजन, दादा अगर भाई हो तो सेकंड कजन, अगर परदादा या परनाना भाई बहन हो तो थर्ड, इवन के फोर्थ, 4 टायर तक, 4 जनरेशन तक इसे रिलेटेड पार्टी समझा जाता है। लकड़ दादे जी तक राहुल सारे सारे। सर इसमें जी क्या लॉ जी। मतलब परमिट करता है इसमें कि आप मार्केट वैल्यू से कम में ट्रांजैक्शन करें रिलेटेड पार्टीज में? देखें, जो टैक्स है ना, ये आपको ट्रांजैक्शन करने से नहीं रोकता। जब हम टैक्स ला पा रहे हैं, उन्होंने मना नहीं किया हुआ, आप अपनी वाइफ से जो मर्जी है ट्रांजैक्शन करें, आप अपनी होल्डिंग कंपनी सब्सिडी से जो मर्जी है ट्रांजैक्शन। टैक्स ट्रांजैक्शन के रूल डिफाइन नहीं करता कि आपने क्या करना है या नहीं करना। टैक्स क्या बताता है? टैक्स बताता है कि भाई आपने बेशक अपनी रिलेटेड पार्टी को 1000 दिरहम दिया हो,
लेकिन जब टैक्स की कैलकुलेशन होगी ना, उस वक्त इसको 1000 को चेंज करके टैक्स वाले भाई 2000 दर्म कर देंगे। आपने टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त 1000 के बजाय 2000 कर देना है। ये कहता है ठीक है, परमिटेड तो और आपकी मर्जी है। और सर इसमें अगर ये इलेक्शन जो आप नीचे ऑप्शन है इलेक्ट नहीं कर रहा है, एज अ ब्रांच ही चला रहा है, नहीं तो वो उसमें नहीं जो नहीं, उसको एक मिनट, उसमें देखें क्या होता है, उसमें भी रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, लेकिन देखें अगर ब्रांच है ना, तो फिर तो वो एक अपना ही पार्ट है। फिर अगर इन्होंने एम्प्लॉयज की सैलरी पे की है ना, तो सैलरी चाहे पाकिस्तानी ब्रांच की थी, ये कंपनी इन यूएई का एक्सपेंस है, उनका सैलरीज एक्सपेंस है। सप्लाईज कैसे काउंट होंगी उसमें? जैसे अगर आपने कहा कि ये इलेक्शन करते हैं तो एक्सपोर्ट काउंट होगी, अगर नहीं करते एज अ नहीं नहीं, सेपरेट एंटिटी एक्सपोर्ट तो फिर देखिए, वो मैं आपको बताऊँ, ट्रांजेक्शन कैसे काउंट होगी? नहीं नहीं, एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा। ये वाला वर्ड पता नहीं कहाँ पे हमने यूज़ किया अभी बात करते हुए। लेकिन बेसिकली अगर फर्ज ऊपर करें कि लिखा हुआ है ना। ये इंडिपेंडेंट पार्टीज है ना, मैंने कहाँ पे लिखा है, एक मिनट रुकें। हाँ, ये मेन एक्सपोर्ट ना कहें, एंटिटी उसको कुछ भी ब्रांच। कह लें, बट आप ये कह लें कि दे विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। ठीक है। अगर सर जॉइंट में परचेजिंग करते हैं तो उसकी ट्रांजेक्शन की वो नेचर क्या होगी? वो भी तो परचेजिंग ही होंगी या? ज्वाइन में क्या होगी, फर्ज करें कि आपकी एक ब्रांच है पाकिस्तान में। ब्रांच क्या होती है, हिस्सा होती है हमेशा मेन एंटिटी का, पार्ट होती है। उससे राइट। आपने अगर कोई चीज परचेज की है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी एक दुकान से सामान दूसरी दुकान में शिफ्ट किए। ठीक है, विद इन इंटरनल ट्रांसफर्स होंगे। इंटरनल ट्रांसफर हो गया एक ही कंपनी में। ठीक है। हाँ जी, अबू बकर, क्या बात करें से हम। जी सर। अच्छा, अब ये रिलेटेड क्यों पार्टी किया का सर जाता है? ये मतलब कि लकड़दादा तक सब लोग रिलेटेड पार्टी हैं, लकड़दादा परदादा दादा और अपने जी जी, बहन भाई। मंजूर हुसैन, क्या वजह पाकिस्तान में रिलेटेड पार्टी का टैक्स में क्या कॉन्सेप्ट है, कितने हद तक जाया जाता है, कितनी जनरेशन तक? मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं, इसलिए ये ओके, नहीं जवाब दे मेरे सकता। ख्याल से जहाँ तक मुझे है, शायद इसमें भाइयों का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, सिर्फ सपोज का नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स तक का है। लेकिन यूएई में चूंकि कबायली निज़ाम, वहाँ पे उस ज़रूरत को देखते हुए 4 जनरेशन तक इसको लेकर जाया गया। यानी ये लक्कर दादा तक जो कॉन्सेप्ट लेके गए हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि वहाँ पे कबायली सिस्टम था। ओके, अच्छा, फॉरेन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का ऑप्शन भी आपने चूज करने से पहले बड़ी इम्पैक्ट असेसमेंट करनी है कि क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आखिरी सिलेक्शन थी जो हमने इस पेज पे लेनी थी, इलेक्शन वाले। इस पे बाद हम आ गए हैं अकाउंटिंग स्केड्यूल पे। हाँ जी, अकाउंटिंग स्केड्यूल क्या होते हैं? अकाउंटिंग, ये सिंपली डेप्रिसिएशन आपने अपने अकाउंट अपलोड जो करने, पॉलिसीज हैं, इसमें अच्छा आपने सारे अपने, अकाउंट्स अपलोड करने, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, इनकम दैट विल नॉट, अच्छा सबसे पहले आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको ओपन करना था। हाँ जी, सबसे ऊपर है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग रेवेन्यू।
फाइल कर दी है। आपकी आवाज़ कटी है या मेरा नेट डाउन हुआ है? आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन थी। अबू बकर प्लीज सर रिपीट करें। आपकी आवाज ठीक है। अच्छा प्लीज अबू बकर कैन यू प्लीज रिपीट? मेरा नेट वीक है, फिर मेरा इंटरनेट वीक। ओके, आपने क्या पूछा? अभी ठीक आई अलबत्ता। अच्छा, अब देखें ऑपरेटिंग रेवेन्यू, आपका रेवेन्यू कितना है? एक्सपेंडिचर इंक्लूड इन ड्राइविंग ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है? आपकी तमाम सेल्स। एक्सपेंडिचर जितना भी आया इस ऑपरेटिंग रेवेन्यू को कमाने में। ठीक है, या आप सिंपली क्या कीजिएगा, आपने P&L उठाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो इसमें डालते जाना है। सैलरीज एंड वेजेस कितनी होंगी, ऐसा डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। जब डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का जिक्र आया है ना, तो ये आपके लिए थोड़ा एक होगा। पाकिस्तान में जो दोस्त काम करते हैं उन्होंने देखा होगा कि टैक्स अथॉरिटी ने अपनी डिप्रिसिएशन दी हुई है, अपने रेट किए हुए हैं, यूएई में अपने यस रेट सर, मौजूद। ठीक जी है, सर। यस सर, डिफरेंट इसके बाद आ जाते हैं इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम में इन्हों की एक लिमिट लगाई हुई है कि अगर 12 मिलियन दिरहम से ज्यादा का एक्सपेंस है, सॉरी ये इनकम है, इनकम को इग्नोर करते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन वही जो आपने अकाउंटिंग में रखी हुई है। उसके बाद जिक्र है, उसके बाद जिक्र है गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। इधर एक और चीज कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा गेन और लॉस में। कौन सा मैंने आपको पढ़ाया था, रियलाइज गेन और रियलाइज बेसिस। लेकिन यहाँ पे आपने अकाउंटिंग को छापा मारना है, कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, ये अकाउंटिंग के स्केड्यूल्स हैं, अब इनमें अभी तक एडजस्टमेंट नहीं की गई। ये दरअसल आपसे एक टेस्ट लिया जा रहा है कि क्या क्या डिफरेंस है। हम इनकी रिकॉन्सिलिएशन बाद में बनाएंगे कि अकाउंटिंग के रिकॉर्ड में और टैक्स के रिकॉर्ड में कहीं डिफरेंस है तो क्यों है। फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस, ठीक है, एज इट इज। नेट गेन और लॉसेज ऑन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, ये आपने तमाम फिगर एज इट इज उठा के लिख दिए। ये ऑडिटेड अकाउंट से उठा के एज इट इज यहाँ पे लिखनी है। ऑडिट का मैंने आपको बताया था मतलब कि जो 50 मिलियन अकाउंट दिरहम से ज्यादा। वो तो जी तब इज फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि अगर ऑडिटेड में है तो फिर वहाँ हाँ से जी, जो भी जो अकाउंट्स भी हैं वहाँ आपके से पास, फिगर्स हैं वहाँ पे पेस्ट करें। जो भी अकाउंट से उठा के आपने फिगर पेस्ट कर दिए। सर ठीक ये है, इसमें एक क्वेश्चन था, ये हमने नेट लिखा हुआ है, नेट इंटरेस्ट और नेट जो है फॉरेन गेन, तो ये नेट से क्या मतलब है? ग्रॉस के बाद इसमें हम कुछ डिडक्शंस करते हैं फिर इसको नेट बनाते हैं या? नहीं नेट देखें, नेट ऐसे होता है कि आपने उसी जगह से, उसी सोर्स से प्रॉफिट भी कमाया और लॉस भी कमाया। ओके, तो दोनों के एडजस्टमेंट के बाद जो बैलेंस बचेगा। बिल्कुल। राइट। देखें, जब आप इसके आगे देखें नेट इंटरेस्ट और एक्सपेंस, उसके आगे ग्रे एरिया मौजूद है, राइट। इसके नीचे गेन भी है और उसके नीचे लॉस भी है। अब होगा पता है क्या, गेन वाली एरिया में अगर आपने लिखा 1000 और लॉस वाले में लिखा 300,
ऑटोमेटिकली यहाँ पे 700 आ जाएगा। यानी ये वाला जो फिगर है ना, ये प्लस माइनस होने के बाद है, ये ऑटोमेटिक ऑटो कैलकुलेशन है। सर ये ठीक जो है। नेट इंटरेस्ट इनकम वाला कॉलम है ना, ये ऊपर वाली फिगर के लिए, नीचे हम्म। वाली के लिए नेट गेन्स लॉसेस वाली फिगर, वो है ग्रे एरिया नीचे वाला, गेन ऑन नीचे वाला डिस्पोजल ऑफ नेट गेन एसेट्स। और लॉसेस ऑन, उससे नीचे देखिए आप, सॉरी अच्छा सर ठीक है, थैंक यू फॉर दिस। अच्छा ये ऊपर से रिलेट करते हैं, ये नीचे तो गेन और लॉस है ना, गेन और लॉस। स्लाइड में ऊपर वाला जो है ना कॉलम, वो ऊपर, उसका इंटरेस्ट अच्छा नीचे आ इसको गया। ऐसे करना है आप, ठीक है, इसके भी ऊपर होगा वैसे प्रीवियस स्लाइड में नेट होगा सर, इंटरेस्ट। इनकम रिसीव और एक्सपेंस का नेट जो अमाउंट आएगा ना, वो उसमें आएगा। जी ठीक है, क्लियर। अच्छा इसके बाद डोनेशन, क्लाइंट एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। क्लाइंट एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस याद रखिएगा 50%, हम आगे इसको पढ़ेंगे भी, 50% अलाउ होता है। अदर एक्सपेंसेस, अदर नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड के हवाले से भी हम इसकी कैलकुलेशन पढ़ेंगे। इसके आगे एक्सपेंसेस, नेट ऑफ इनकम, और उसके बाद नेट प्रॉफिट, उसके बाद आ गया स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जब आप अपने अकाउंट्स उठाते हैं, जैसे वहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होती है, उसके आगे फ्रंट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है। ये वाले फिगर आपने एज इट इज वहां से कॉपी करके डालने हैं। अब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होती है? हाँ जी, एनीवन अकाउंट्स, सीए वाले भाई बताएंगे। सर अदर कंप्रेसिव इनकम यानी कि जो बिजनेस, यानी कि एक तो कोर बिजनेस एक्टिविटी होती है ना, उसके अलावा अदर इनकम जो होती है अदर, उसमें आ जाती है वो अदर को रेवेन्यू जो, और मेन। सर आई थिंक इसमें वो आएगा, ये जो रियलाइज अनरियलाइज्ड गेन वगैरह होता है, मेरे ख्याल में वो आएगा यहाँ। इसको आप सिंपली ये कह लें कि इसकी डिफरेंट डेफिनेशन बच्चों के जहन में होती हैं, बट अगर मैं इसका सिंपल आपको बताऊं, ऐसे तमाम गेन और लॉसेस जो मैनेजमेंट की इंटेंशन का हिस्सा नहीं होते, उनको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डालते हैं। ठीक है, बहरहाल ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, ना कि टैक्स का। इसको आपने सिंपली अदर अकाउंटिंग के इनकम को रिकॉर्ड से उठा के, जी अकाउंटिंग रिकॉर्ड से उठा के इसमें डाल देना है। ठीक है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गई, उसके बाद आ गई आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपने एसेट बतानी है कितने से, लायबिलिटीज कितनी थी। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट क्या होते हैं? ऐसे एसेट जो लॉन्ग टर्म चलने वाले होते हैं। फिक्स्ड एसेट। सही, हाँ फिक्स्ड एसेट कह लें। उसके अलावा अदर देन दैट फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो इसी में आ जाती है। अदर नॉन करंट एसेट्स में ओके, उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, नॉन करंट एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी, ये तमाम पोर्शन आपने एज इट इज उठाना है फ्रॉम अकाउंट्स और यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके आखिर में आ गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बाद आपको ऑडिट रिपोर्ट का आपसे पूछा गया है कि क्या आपके अकाउंट्स ऑडिटेड हैं या नहीं। किसके लिए ज़रूरी है अकाउंट्स ऑडिट करवाना? 50 मिलियन से ऊपर। और जितने भी क्वालिफाइंग फ्री जोन हैं, सही ठीक है। है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेवेन्यू। सही। ठीक है, क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट से? यस और नो। अगर यस से थे तो वो आपसे पूछेंगे कि जी ऑडिट किसने किया, व्हाट वाज द ऑडिट ओपिनियन। ऑडिट ओपिनियन 4 तरह के होते हैं, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन अनक्वालिफाइड। एवरीवेयर। ये आपको ऑडिट रिपोर्ट साथ ही लगी होगी, उसमें से आप देखिएगा कि ओपिनियन उसका कौन सा है। जी। ठीक है, सिंपल इसका बता देता हूँ, अनक्वालिफाइड ओपिनियन इज द बेस्ट, के सब ठीक है हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक, हमें कोई हमारी बेस्ट एफर्ट के बाद, खैर बेस्ट तो टीम पता है हम मटेरियल सब, यानी कि। हाँ वो मटेरियलिटी, वो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट है, हम डिस्कस नहीं करते। ठीक है, अनक्वालिफाइड का मतलब ठीक है है। सब ठीक। ठीक है, एडवर्स का मतलब है सब बदतरीन है। ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। क्वालिफाइड का मतलब है थोड़ा बहुत कुछ छोटी गलती है,
छोटी तो नहीं, बस मटेरियल है, लेकिन बहुत बड़ा मैसिव इम्पैक्ट नहीं है। और डिस्क्लेमर का मतलब ये है कि हम अपना ऑडिट ओपिनियन दे ही नहीं रहे। हमारे पास हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही नहीं दिया गया, या किसी वजह से हम स्टॉक को चेक नहीं कर सके, सिस्टम को चेक नहीं कर सके। ये तमाम उसके टाइप्स हैं, ये आपको ऑडिट रिपोर्ट में से मिल जाएंगी। ऑडिटर का नाम क्या है? आपने यहाँ पे अपनी फर्म का नाम लिखना होगा जिस फर्म से ऑडिट करवाया है। उसके बाद ऑडिटर का कॉर्पोरेट टैक्स TRN इफ अवेलेबल, अगर आपके पास है तो देना है आपने। उसके बाद इधर तक हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड सिस्टम में डाल एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा जी। कि अगर आपका वो मिस मैचिंग कोई इस टाइप की चीज आ जाती है, आप ये कहते हैं कि अभी मैं रिकॉर्ड नहीं दूंगा, तो वो वहां पे भी डिपार्टमेंट जो है वो आपकी फैक्ट्री के ऊपर आके बैठ जाता है, या इस टाइप की कोई चीज नहीं होती? रेड शेड वाला कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में तो नहीं आजकल बहुत कॉमन है ये। नहीं, देखिए रेड वाला कॉन्सेप्ट मेरे एक क्लाइंट पे हो चुका है, तो लिहाजा मैं आपको ये नहीं कहूँगा, यानी वो पहले क्लाइंट नहीं था मेरा। जब ये तमाम इश्यू हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि हमें अब आपकी हेल्प चाहिए। तो है सही, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स के हवाले से आपको पता है अभी अभी आया है, तो अभी तो सिस्टम इन प्रोसेस है, ये मैं नहीं बता सकता। बैट के लिए तो हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स के लिए तो अभी आपको पता है रिटर्न ही नहीं फाइल हुई। जब होगा प्रैक्टिकल तब। ठीक है, उसके नीचे आ गया कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन स्केड्यूल। इसमें आप बिल्कुल इसके राइट साइड पे ऐड शेयर होल्डर पे क्लिक करेंगे और ये आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। शेयर होल्डर का नाम क्या है, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, इमेज आईडी क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, कैपिटल कितना था, नंबर ऑफ शेयर, अच्छा कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द टैक्स पीरियड कितना है, ये क्यों लिखा हुआ है? अगर विद इन द पीरियड अगर कोई चेंजेस आई हैं तो वो, ताकि वो उसको जो है वो मेंशन अलग से किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि जीरो, इसमें तमाम चीज़ें कवर होंगी। सर नंबर ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड कितने हैं? सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी। सर ये अगर डिटेल्स फर्स्ट टाइम अगर फाइल की हुई हो, अगर सेकंड रिटर्न फाइल हो रही है, तो ये ऑलरेडी फिल्ड होती हैं या फिर स्क्रैच से जीरो से मतलब ये इनपुट करनी पड़ती नहीं, ये अभी तो देखिए पहली रिटर्न है, तो मैं उसमें आपको नहीं बता सकता हूँ कि फ्यूचर रिटर्न में क्या होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी ड्राफ्ट चेंज भी होती रहती हैं, उस पर बहस भी होती रहती हैं। लेकिन होता ये है एज अ प्रिंसिपल, जब भी ऑनरशिप चेंज होती है, ठीक है, आपने विद इन 30 days रिकॉर्ड चेंज करना होता है, ठीक है। खैर उसमें अभी रिलैक्सेशन दी हुई है टिल 31 मई 2025, ठीक है। काशिफ, ये एक ऑडिट का क्वेश्चन है। वैसे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि अगर एक कंपनी के दो यूनिट्स के बीच में या रिलेटेड पार्टीज के बीच में स्टॉक ट्रांसफर किया जाता है और जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, तो इसमें ऑडिट ओपिनियन क्या होगा? ऑडिट ओपिनियन IS 24 के मुताबिक उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। IS 24 आपको क्या कहता है, उसको आप देख आर्म्स सकते हैं, लेंथ ठीक है। ये आर्म्स ये लेंथ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे टैक्स वाले हैं ना। अच्छा, यहाँ तक सब क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है जिसमें जैसे कोई पीपीएल है, एक पीपीएल है उसकी लिमिटेड लायबिलिटी शुड नहीं है, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग वगैरह तो नहीं होगी, उसका कैपिटल जरूर होगा लेकिन नंबर ऑफ शेयर वगैरह तो नहीं होंगे, तो उसके लिए ये फिर क्या करना पड़ेगा? तो 0 डालना पड़ेगा, क्या करना? क्या अगर क्या हो तो सॉरी? अगर कोई एलएलसी है ना तो ठीक है, उसके नंबर ऑफ शेयर, लेकिन अगर किसी ने सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है ना वो दिया है, सोल प्रोप्राइटरशिप को क्या करते हैं? ये मैंने असल में जो आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये है एक लिमिटेड कंपनी की। अगर सोल प्रोप्राइटर होगी तो उसमें ये वाला पेज नहीं आएगा, उसमें ये ए शेयर होल्डर वाला पोर्शन नहीं आएगा, ठीक है जी।
Yes, anyone? ओके जी, हमारा अकाउंटिंग स्केड्यूल कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम आ गए हैं किस पे, अकाउंटिंग। इसके कितने पोर्शन हैं, कितने फॉर्म्स हैं टोटल? 8। 8। हमने कितने कर लिए? 3। ठीक है, तीसरा तो जी छापा था, चौथा आ गया अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एंड एग्जेम्प्ट इनकम। ठीक है, अकाउंटिंग इनकम फॉर द टैक्स पीरियड, ये पिछले वाले फॉर्म से उठाया जाएगा नॉर्मली। ठीक है, आप इसमें मेंशन कर लें अकाउंटिंग के मुताबिक क्या इनकम बनी। हैज द टैक्सेबल पर्सन रियलाइज्ड एनी कैपिटल गेन और लॉसेस ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड? हाँ जी, पहले पॉइंट को लेते हैं, गेन और लॉसेस ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। कुछ आपने, अच्छा सॉरी, ये मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, मेरा बच्चा भी आपको पढ़ा रहा है। ओके, हैज द टैक्सेबल पर्सन रियलाइज्ड एनी कैपिटल गेन और लॉसेस ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड? आवाज आ रही है सबको? अवेलेबल? जी, आ रही, आ रही। यस सर। ठीक है, थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन हुई होगी, वो मेरा बच्चा बीच में बोल रहा है। ओके, नो इशू। जी, थैंक यू। पार्ट 1 जो है वो तो जो है वो हैज द टैक्सेबल पर्सन रियलाइज्ड द कैपिटल गेन, ये तो समझ आ गया हुआ। ठीक है, समझ आ गया, इसमें कोई कुछ भी नहीं है। ये है क्या चीज? अगर कैपिटल एसेट आप इसको यस करेंगे ना, तो भी कोई कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे सेकंड वाले को ले लें। अच्छा, रियलाइज्ड यानी कैपिटल गेन और लॉसेस, ये मेरे ख्याल से मैं आपको रियलाइज्ड गेन और लॉस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, राइट? आपने पहली दफा चूज करना होता है। सर और ये इसमें एक एडजस्टमेंट वाला, क्वेश्चन है यहाँ पे कि रियलाइज्ड गेन मतलब उन्होंने शेयर्स वगैरह जैसे सेल कर दिए तो उसकी पेमेंट आ गई हो, या मतलब वो एक्चुअल बेसिस पे ही रियलाइज हो गया तो वो उसको हम यस करेंगे? ये देखें, इस काम के लिए आपने जब कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न हमने शुरू की थी मैंने पढ़ाना, इसका जो फॉर्म नंबर, फॉर्म कौन सा था इसका? फॉर्म नंबर सेकंड आई थिंक, सेकंड में हमने इलेक्शन किया था। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन था कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी इनकम रियलाइज्ड बेसिस पे हो। ठीक है, हमने वहां पे यस किया। अब होता क्या है, अब चूंकि हमने यस किया और हमने उसको कहा कि भाई हमने बिल्डिंग पे टैक्स तब देना है जब हम गेन रियलाइज कर लेंगे, तो इसलिए अब उसने, चूंकि वहां पे हमने ऑप्शन में यस चूज किया था ना, इसलिए वो हम यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने कोई गेन या लॉस रियलाइज किया ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। अगर हमने उस वक्त यस ना किया होता, हम कहते हैं हम एक्रूवल बेसिस ही पे देंगे, जिस बेसिस पे हमारे अकाउंट्स बनेंगे उसी बेसिस पे देंगे, तो ये हमसे ना पूछा जाता। इसमें सर तो फिर जब उसको पेमेंट रिसीव होगी उस गेन की, प्रोसीड्स रिसीव्ड होंगी, तभी तभी वही अमाउंट हम यहाँ पे मतलब ऐड करेंगे। जो गेन हुआ, मतलब जैसे सही, यानी ट्रांसफर हुई आपने है फिर पेमेंट तो बाद में भी, मतलब पेमेंट नेचर तो बाद में भी हो सकती है ना उसकी। हाँ, मतलब ये बिक गई, जब एक चीज की सेल हो गई, जो अमाउंट रिसीव हुई है उसमें प्रॉफिट कितना बन रहा है, अगर उसको हम जो इलेक्ट नहीं अमाउंट करते रिसीव तो होनी है। इलेक्ट नहीं करते तो फिर वो ये होता कि जैसे अनरियलाइज्ड गेन होता है और वो बुक्स में दिखाना होता है, वो आपने फिर सेल आपकी नहीं की मार्केट होती वैल्यू है की बेसिस पे हर साल ईयर एंड पे वो फेयर बढ़ती वैल्यू जाती है, पे, जी, फेयर वैल्यू पे टैक्स होता रहता है। या हाँ जी, अगर सेकंड क्या चीज? लॉस में जाता है तो फिर वो अनरियलाइज्ड लॉस में जाता है। हाँ जी, वो बिल्कुल, एग्जैक्टली। एसेट सेकंड क्या चीज है? एसेट एसेट क्योंकि डेप्रिसिएट हो रहा होता है, तो इसलिए लॉस में जो है वो कम ही जाने के चांसेस होते हैं। इसमें ना बिल्कुल कह लें कि लॉस में जाने के चांसेस कम होते हैं, इम्पेयरमेंट होती है यार। नहीं सर, शेयर्स वगैरह ऊपर नीचे होते हैं तो उसमें तो नहीं नहीं, शेयर नहीं, शेयर नहीं। ये देखें, ये जो ऑप्शन था ना, ये किसके बारे में था? ये ये था कैपिटल वो गेन की बात एसेट हो जो रही है। कैपिटल, जी बिल्कुल, कैपिटल गेन की। सर शेयर्स पे भी होता है ना कैपिटल गेन तो। शेयर पे भी होता है, सॉरी मैं उसको कंफ्यूज कर रहा था, बिल्कुल। अब बाकी इन्वेस्टमेंट पे भी हो सकता है, लेकिन जो आपने शेयर होल्ड किए हुए हैं दूसरी कंपनीज के, उन पर। ठीक है,
उसके आगे लिखा हुआ है डज द टैक्सेबल पर्सन अकाउंट फॉर एनी इन्वेस्टमेंट अंडर द इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, ये इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, पढ़ी हुई है? ओनरशिप जब आई थिंक 20 या 30% हो। हाँ जी, जब एसोसिएट हो, आपकी सब्सिडरी ना हो, तो होती क्या है, इक्विटी अकाउंटिंग क्या की जाती है? किस किसने पढ़ी हुई है एसोसिएट वगैरह, किस किसने पढ़ा हुआ है? एसोसिएट तो सर पड़ा हुआ है, सब्सिडरी एसोसिएट होल्डिंग। अच्छा चलें, जो अकाउंटिंग के बैकग्राउंड से नहीं है, होता क्या है कि आपने अपनी अकाउंटिंग डिफरेंट करनी होती है, अकाउंटिंग आपकी चेंज होती रहती है, ठीक है? अगर आपने फर्ज करें एक कंपनी ए है, उसने कंपनी बी के 20% से लेके 49.99% तक शेयर लिए हुए हैं, उसको एसोसिएट कहा जाता है। वहां पे उसकी जो अकाउंटिंग की जाती है वो बाज़ औक़ात इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग किया जाता है। उसमें जो आपका एसोसिएट होता है उसका जो प्रॉफिट का शेयर आ रहा होता है ना, आपने फर्ज करें किसी कंपनी के 25% शेयर लिए होते हैं, उसका 25% शेयर आपको दिखाना होता है अपने अकाउंट्स में, उसको कहते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, सोपा कह लें। इसी तरह से लॉस के केस में शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम एसोसिएट, 16 कह लें, ठीक है? सोपा और 16 शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट और शेयर ऑफ लॉस ऑफ फ्रॉम एसोसिएट वो आपने दिखाना होता है। अच्छा, ये काशिफ प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी थ्रू इट्स इन्वेस्टमेंट इन अनदर कंपनी, नहीं सॉरी, मैं इससे वैसे आपकी इस डेफिनेशन से एग्री नहीं करता। इन्वेस्टमेंट तो थोड़ी अमाउंट की भी इन्वेस्टमेंट है, आपने किसी कंपनी के शेयर ले लिए, उस पर डिविडेंड ले रहे हैं, इवन दैट इज इन्वेस्टमेंट। इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग होता ही, आप सिंपली ये याद रखें, आपने अकाउंट्स उठाने हैं और देखते हैं उसमें कहीं पे मेंशन है वर्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट या शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम एसोसिएट, बस आपने ये करना है, ठीक है? सर और ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड हो जाता है तो वो तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे ना, हम सिर्फ जस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट उठाएंगे। हाँ, यहाँ पे इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात हो रही है, और आप सब में से किस किस का एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पास है? जी सर किया हुआ है, लेकिन काफी साल हो गए तो इस वजह से थोड़ा सा। नहीं, ये वो चीज़ नहीं है, वो जो मेथड होती है अमाउंट, दैट्स अ सेपरेट थिंग। इसमें जी सर, मैं अकाउंटिंग पर्पज इन्वेस्टमेंट के लिए क्योंकि थोड़ा माइंड में, तो मैं उस हिसाब से आपसे पूछ रही थी। अभी इसमें तो होता उसमें क्या तो है, होता है इसमें कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाता है ना ये। नहीं वो नहीं है, वो एक आपने अलग शेयर रखे होते हैं। इसमें ये होता है कि फर्ज करें कि मैंने एक कंपनी ए में 25% शेयर लिए हुए हैं, इसके दो इम्पैक्ट निकलेंगे। पहले, जब भी मेरी कोई गेन और लॉस आपस में ट्रांजेक्शन होगी, हम अपने प्रॉफिट में से 25% को एडजस्ट कर देंगे कि भाई ये तो मैंने अपनी पॉकेट से निकाल के अपनी पॉकेट में डाले, ठीक है? सेकंड क्या करेंगे, जो उसका प्रॉफिट बनेगा ना आखिर में, उसमें 25% हम अपने अकाउंट्स में दिखाएंगे। उसने 100 दिरहम प्रॉफिट कमाया, हमने 25 दिरहम अपने अकाउंट में दिखाया, ये हमारा एसेट है। अब इस वैल्यू में होगा क्या, इसमें से अगर कोई डिविडेंड मिले, हाँ ओके, उसके बाद आ गया अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप से आपने कोई पैसे कमाए हैं? सर आपने डिविडेंड का जो आप पॉइंट बता रहे थे उसमें आवाज कट गई थी, पता नहीं आपके पास से कटी है या मेरे ओके, से। मेरे पास से कट गया। डिविडेंड जो है वो ऐसे केस में जो एसोसिएशन की इक्विटी अकाउंटिंग हो रही होती है ना, उसमें माइनस कर रहे होते हैं, ठीक है? वो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, उसमें हम डिटेल में नहीं जाते, बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे।
ठीक है, इधर तक आप कन्फ्यूज हो गया? कोई इशू? ये उठा के आपने बस देखने हैं फ्रॉम अकाउंट्स। उसके आगे लिखा हुआ है, हैज द टैक्सेबल पर्सन डिराइव्ड एनी अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट और अकाउंटिंग नेट लॉसेस फ्रॉम अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप। क्या होता है अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप? जो कॉर्पोरेशंस नहीं होती हैं वो, मोर देन 2 पर्सन्स उनकी पड़ी। अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड होती है सर, पर वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं होती। वो अदर जी। लिमिटेड LLC जो अकाउंटिंग पाकिस्तान में क्या होता है, कंपनी के पाकिस्तान अलावा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का तवज्जो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का बड़ा कोई एक गंभीर किस्म का कॉन्सेप्ट जी है। जी आप उसके प्रॉफिट को रखते हैं अपनी स्लैब दिखाने के लिए, उसके बाद उस पे टैक्स नहीं लगा रहे होते, कुछ इस तरह से कर रहे होते हैं। ठीक ऐसा ही है। है, अगर अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप है, आपने एक तो वैसे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इलेक्ट करें कि यस इट शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट पर्सन। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये होता है। अगर ऑप्शन चूज नहीं किया तो क्या होगा, उसकी इनकम उसके ऑनर की इनकम है। ये हमने लास्ट क्लास में कहीं डिस्कस किया था। अगर फर्ज करें कि मैंने और अबू बकर ने एक पार्टनरशिप बनाई हुई है, उसने 1000 दिरहम कमाए, 50-50 की पार्टनरशिप थी, 500 मेरा हो गया, 500 अबू बकर का हो गया। फर्ज करें उस पार्टनरशिप ने जो पैसे कमाए हैं वो 2 मिलियन दिरहम से थे। 1 मिलियन दिरहम अबू बकर के पास गए, 1 मिलियन दिरहम मेरे पास थे। और अबू बकर को क्या होगा, अबू बकर को अपने आप को कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर करवाना पड़ेगा, क्योंकि बीइंग अ नेचुरल पर्सन उन्होंने 1 मिलियन दिरहम का रेवेन्यू टच कर लिया। ठीक है, जो किसी पार्टनरशिप से पैसे आते हैं, वो पार्टनरशिप चूंकि सेपरेट पर्सन तो है नहीं, वो आप ही की पॉकेट में जा रहे होते हैं। उसका प्रॉफिट लॉस आपने अपने पास अपने अकाउंट में दिखाना होता है। ठीक है, ठीक है, समझ आई? किसी का कोई क्वेश्चन? अगर ये इसको यस करते हैं तो फिर क्या होगा, उसको ऐड करना पड़ेगा उस अमाउंट को। उसका प्रॉफिट आपने नीचे यस अगर करेंगे ना, तो ये नीचे वाली शीट ओपन हो जाएगी, जो 2 लाइंस इस लगी पे हुई है ऐड ना। करेंगे तो जी इसका जी, भी फिर इस पे बिल्कुल टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली आपके पैसे हैं ना। सही है, मतलब एक तरह की इसमें पर्सनल इनकम होती है, पर्सनल रिटर्न होती है, ये भी एक तरह की वही बन गई। हाँ जी, ठीक है, जी ठीक है बच्चों, बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ओके सर। सर। मैं पहले थोड़ी लंबी क्लास ले रहा था आप लोगों की, एक तो थोड़ा मोराल तो नहीं, खैर आज की क्लास में मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह रिदम वापस आ गया है। इंशाल्लाह ऐसे चलता रहा, अल्लाह करे सब ठीक ठाक रहे। एंड हाँ, ये थोड़ी क्लास मैंने 1.5 घंटे तक नहीं लेके जा रहा, क्योंकि एक अगली क्लास होती है ना, तो लगातार 3 घंटे पढ़ा पढ़ा के मेरा जो है वो बोल सही है। बोल के इंटरनेट खैर के साथ बात, मसला हल हो गया था। अल्लाह का करम। वो ठीक है सर, हल आपको पता है कैसे हो डरना गया। चला गया। जी ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, बाकी सब समझ ठीक है आ सर, रही है? ज़बरदस्त है। ठीक है, थैंक यू, ओके, ठीक है, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।